Friends, this is video number 5 of center of mass, and we will do some problems on the calculation of center of mass कि center of mass हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. ठीक है, और प्रॉब्लम्स करके और थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. प्रॉब्लम बेस्ड टॉपिक है. ठीक है, ज़रा इस पर ध्यान देंगे. हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम देखना. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखो. क्या है, इसमें बोला है कि दो मासेस हैं, 2 पॉइंट सिस्टम है. ये अलग ये अलग तरह की प्रॉब्लम है. इसके अंदर 2 kg और 4 kg का मास है. बोला है कि 4 kg को उसने राइट की तरफ शिफ्ट किया 4 मीटर. 4 मीटर इसकी तरफ शिफ्ट किया. वो बोल रहा है कि 2 kg को कितना शिफ्ट करें, 2 kg को कितना शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, जो सेंटर ऑफ मास है वो 1 मीटर शिफ्ट कर जाए टूवर्ड्स राइट. ठीक है, मतलब शिफ्टिंग पे प्रॉब्लम है. ये बड़ी अच्छी सी प्रॉब्लम है. इसको आप ध्यान देना जरा, क्या किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे. ये फार्मूला हम बिल्कुल फेमिलियर हैं इस फार्मूले के साथ. हमें मालूम है कि चेंज पे प्रॉब्लम है तो ज़रा डेरिवेटिव लेते हैं. तो चेंज पे है ना कि इसको इतना शिफ्ट किया, इसको इतना शिफ्ट किया, तो चेंज पे प्रॉब्लम है तो इसलिए हम लिखेंगे डी, डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग. तो इसलिए डी अपॉन डी टी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपॉन डी सी एम डी एक्स सी ओ एम m1 dx1 ऐसे लिख सकते हैं, आप पढ़ोगे मैथ्स में ये बाद में. m2 dx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. बस क्वेश्चन खत्म हो गया. आपको सब कुछ गिवन है, मैं आपको बताता हूँ क्या गिवन है. dcom dxcom आपको गिवन है 1 मीटर टूवर्ड्स राइट, इसलिए उसकी वैल्यू डाल दो 1. इक्वल टू m1 कितना, 2 ले लो m1 को. dx1 कितना निकालना है हमें, m2 कितना 4, कितना मूव किया वो 4, डिवाइडेड बाय क्या, दोनों का सम 6. कैलकुलेशन होगी, dx1 निकल गया. dx1 से पता चल जाएगा कि भाई इतनी मूवमेंट होनी चाहिए थी. 6 माइनस 16 माइनस 10, dx1 इज इक्वल टू, dx1 की वैल्यू आई है -5. dx1 की वैल्यू जब -5 आपने देखी ना, तो आपने बोलना है कि आपके सेंटर ऑफ मास अगर आप चाहते हो कि 1 मीटर टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करे बाय शिफ्टिंग 4 kg बाय 4 मीटर, तो जो भी एनालिसिस है उसमें आपको इस मास को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा टूवर्ड्स लेफ्ट. कितना, 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर, मीटर जो भी लिखा है, क्या लिखा है, मीटर लिखा है तो मीटर लिखो, मीटर लिखो. ठीक है, बस ये आंसर है इसका. दिस इज द रिजल्ट. ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है. इसमें ये एक टी शेप्ड प्लेट दी हुई है. ध्यान से, इन बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी नहीं है इनके अंदर. ठीक है, ये अब कॉम्बिनेशन आ गए ना, अब अलग अलग सी फिगर आ गई. अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस टी शेप्ड प्लेट को आप 2 रेक्टेंगल मान लो. एक ये ऊपर वाला रेक्टेंगल, एक ये नीचे वाला ये वाला रेक्टेंगल. ठीक है ना, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल मान लो. ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो. उसकी बेसिस पे दोनों के सेंटर ऑफ मास निकालो. 2 बॉडीज आ गई, दोनों के सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर 2 बॉडी सिस्टम बन गया. ये सिंपल बात ये है. सिंपल इस तरह से करना है आपने. ऐसे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा आपको बिल्कुल अच्छे से पता है. ये एक रेक्टेंगल है, ऊपर रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा. ज्योमेट्रिकल सेंटर, मैथमेटिकल सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर जो भी है वो क्या आएगा, देखो देखो, ये साइड 2 मीटर गिवन है आपको, ये साइड 2 मीटर गिवन है, ऐसे नहीं है. हाँ, तो ये 1 मीटर नीचे इधर आएगा, बिल्कुल सेंटर में इधर आएगा, बिल्कुल इधर. ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर वाली प्लेट का, जिसको मैंने C1 लिख दिया. फाइन. आपको O से निकालना है, लेकिन वो नेट निकालना है आपको. नीचे वाली प्लेट का देखो, वो 3 सेंटीमीटर 3 मीटर ऊपर से, नीचे से ऊपर 3 मीटर ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर. ये आ गया C2, ये आ गया C2. बिल्कुल आराम से आपको पता चलना चाहिए. टोटल 6 मीटर है, 6 मीटर का आधा 3 मीटर, तो 3 मीटर होगा यहाँ पे. ठीक है, आप खुद अपनी कॉपीज़ पे लिखो, मैं जितना आपको बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लिखो. ठीक है, तो ये C2 आ गया, ये C1 आ गया, मतलब ये हालात हो गए हमारे. ठीक है, ये हालात हो गए. मैं बताता हूँ आपको, इसका ऊपर वाले का मास कितना हो गया. M1 और M2 लिखना होता है ना हमने. ऊपर वाले का मास देखो मैं लिख रहा हूँ, आप समझना. सिग्मा इंटू शीट है तो सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा इंटू 16, सिग्मा इंटू 16 मीटर स्क्वायर है ना. 16 मीटर स्क्वायर दिखना चाहिए आपको. ये लेंथ 8 है, खुद देखो कैसे, ये 2 है,
ठीक है, 8 हो गया ना, 3 + 3 + 2 ये पीछे वाला दिया हुआ है आपको, तो 8 है, तो 8 इंटू 2 रेक्टेंगल है, तो 8 इंटू 2, ये नीचे भी रेक्टेंगल है, इसकी कितनी 2 इंटू 6 12, तो ये सिग्मा इंटू 12, ये दोनों मासेस आ गए M1 M2। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, कैसे भी करके निकालो, एक्सिस लेके करना वैसे भी निकालो, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप है, मैं बताता हूँ आपको, 1 1 2 नहीं, हाँ हाँ 1 1 और 3 4 मीटर, तो ये 4 मीटर का गैप है इन दोनों के बीच में, इसको 4 लिख दो, यहाँ पे 4 मीटर लिख दो, ठीक है, लिख दिया 4 मीटर। आप करो इस पर कैलकुलेशन, आपको आती है, आपको डिस्टेंस कहाँ से, ऊपर से निकालना, ऊपर से निकालो, नीचे से निकालना, नीचे से निकालो, आपकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी। इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आपने कहाँ से निकालना, आपको पूछा ऊपर से है, लेकिन हम अभी जो डिस्टेंस निकालेंगे ये C1 है आपका, ध्यान देना, और ये C2 है, ये मास M1 है, ये मास M2 है, वेयर द होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। ये आपके सेंटर ऑफ मास आ गए उसके, C1 C2 मैंने लिख दिए। अब जो डिस्टेंस आप निकालोगे C2 से निकालना चाहते हो कि C1 से निकालना, आपकी मर्ज़ी, तो C1 से निकाल लो, ठीक है। C1 से डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो ये लो, ऊपर से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, तो उसमें 1 ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, करो कैलकुलेशन करो, मैं आंसर आपको बता दूंगा फिर। इसको करो 16 सिग्मा, C1 से डिस्टेंस निकालना है तो फिर ये आएगा 12 सिग्मा इंटू 4 डिवाइडेड बाय 28 सिग्मा, 28 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कटना था वो मुझे पहले से मालूम था, आपको भी पता चल गया, 48/28, 48/28। तो अल्टीमेटली कितना डिस्टेंस आया ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया, जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास है, नेट सेंटर ऑफ मास, ये आपने सेंटर ऑफ मास यहाँ निकाल लिया, जिसको मैं C लिख देता हूँ, ये आ गया आपका C। वो C1 से कितनी दूरी पे है, वो C1 से कितनी दूरी पे है, दैट इज़ 48/27, 12/7, 12/7 आ गया, 12/7 मीटर की दूरी पे है। इसमें +1 कर दो तो पूरा O से दूरी आ जाएगी। ये जो आपने ये D निकाला, ये D कितना निकाला, D निकाला आपने, ये D निकाला आपने ये, लेकिन हमें पूछी है O से, तो उसमें +1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, तो 7 + 19/7, 19/7, 2.71 आंसर है इसका, 19/7 लिख दो आप, 19/7 मीटर इज़ द नेट रिजल्ट। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, अब आपने खुद ही ट्राई करनी है ये सारी की सारी। आप, मैं करके दे रहा हूँ आपको प्रॉब्लम्स, बट आप खुद ट्राई कर सकते हो ये वाली प्रॉब्लम, आप पहले सोल्यूशन मत देखो, पहले इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास निकालना है, दोनों प्लेट्स हैं, मतलब कि सिग्मा यूज़ होना है यहाँ पे, दोनों का एरिया आपको बड़े अच्छे से मालूम है, यानी M1 M2 आपको दोनों का मालूम चल गया। मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले M1 और M2 किसके बराबर है, M1 इक्वल टू आ गया आपका सिग्मा 4a², सिग्मा 4a², ये भी नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। M2 इक्वल टू, और दोनों का बिल्कुल सिमेट्रिकल सेंटर होता है, इसका ये अपना सेंटर जहाँ डायगोनल्स मीट करेंगे, और इसका ये वाला, ठीक है, तो ये आपको पता है। अब यहाँ पे आप इन दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, चेक करो, ये a है, क्योंकि ये पूरी साइड 2a है तो ये a हुआ, फिर आगे भी रेडियस a, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो खुद करो इसको, कुछ नहीं बताने वाला है इसके अंदर, ठीक है। सिग्मा इंटू पाई r², सिग्मा इंटू पाई a², ये आ गया किसका, ये आ गया इसका मास, दूसरे सेंटर ऑफ मास का, ये आ गया आपका M1, मतलब इसको C1 और ये C2 लिख सकते हो आप। आपको नेट C निकालना है, कहाँ पे आएगा वो कैलकुलेट कर लो, वो कैलकुलेट कर लो, 2a के बीच में आपका कहाँ आएगा, वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कुछ भी नहीं है। M1 + M2 करोगे, सिग्मा कैंसिल हो जाना लास्ट में, आप नहीं लिखो सिग्मा पहले से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्मा नहीं भी लिखोगे तो कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सिग्मा पहले से नहीं लिखोगे, आप सीधा आंसर लिख सकते हो इसका कि इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास C1 से कितनी दूर निकलेगा। C1 से निकालना है यानी M1 से निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, M2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, ठीक है, M2 मल्टीप्लाइड बाई 2a डिवाइडेड बाई M1 + M2। करो ये कैलकुलेशन और रिजल्ट निकालो। अब इसमें मेरे से क्या पूछना है, M1 M2 आपके पास हैं, बस आंसर जो आएगा उसको लिख दो। इसमें भी आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है इसका, देखो कितना सिंपल है। इसका ये रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में होगा,
ठीक है। दूसरा आ गया आपका सेमी सर्कुलर रिंग। अब एक बात आपसे कई बार पूछी जाती है कि क्या सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर लाई करेगा या कभी बाहर भी कर सकता है? बिल्कुल बाहर कर सकता है। ये रिंग थी, इस रिंग की बॉडी ये है, जहाँ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो ये है, बॉडी तो उसकी ये है, लेकिन जबकि सेंटर ऑफ मास यहाँ आना है कहीं, हमने फाइंड किया हुआ है 2r/π, मतलब ये 2r/π है उसके सेंटर से, हमने कैलकुलेट किया हुआ है ये, तो इसलिए ये दो मासिस के बीच का डिस्टेंस कितना बन गया आपका, यहीं पे आएगा ना, ठीक है, यहीं पे आएगा। तो ये क्या बन गया, ये बना आपका लैम्डा इंटू 2r, बिल्कुल 2r लेंथ है इस रॉड की। ये क्या बना, लैम्डा इंटू पाई आर, लैम्डा इंटू पाई आर। ये हो गया मास m1, ये मास हो गया m2। कुछ नहीं है इसमें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी मैं मालूम था क्या था, 2r/π। कैलकुलेशन करो और रिजल्ट निकालो, कोई मुश्किल कहानी नहीं है इसके अंदर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो और रिजल्ट निकालो, 2r/π + 2 शायद इसका आंसर है, ठीक है। तो ये चेक कर लो, ये डिस्टेंस इतना आना चाहिए आपका। ये देखो, ये 2l लेंथ की रॉड्स हैं, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये आपने पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ये देखो यहाँ पे l/2 पे लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे भी l/2 पे लाई करेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है पता लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है पता लगाना। ये l/2 डिस्टेंस हो गया, ये वाला भी l/2 हो गया, तो आपको पता चल गया। मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी होगी ये पता लगाओ, कितनी होगी ये लेंथ, ये लेंथ होगी 30 डिग्री एंगल हो गया ना, ऊपर वाली ट्राइंगल ली तो 30 डिग्री एंगल हो गया, तो l/2 cos 30, l/2 cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, cos 30 कितना होता है, √3/2। इसलिए क्या बन गया आपका, एक मास ऊपर आ गया, एक मास नीचे आ गया, ठीक है, एक मास ऊपर एक मास नीचे, और ये मास कितना होगा, λl, ये वाला मास कितना होगा, λl, ठीक है, λl। और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना आया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया, l cos 30 कितना आया, l cos 30, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो इसलिए l cos 30 बोल रहा हूँ। तो इसलिए कितना बना, √3/2 cos √3/2l, √3/2l आया। जब मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा यहाँ पे, वो सेंटर बिल्कुल इसका सेंटर होगा, जब बिल्कुल सेंटर होगा तो वो कितने पे आएगा, सेंटर ऑफ मास विल लाई एट √3l/4, √3l/4। आपको डिस्टेंस कहाँ से पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लो उसका आंसर, √3l/4 उसका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से। अब ए से अगर ये ए पॉइंट में ले लूँ और यहाँ से आपको डिस्टेंस पूछा होता तो उसके अकॉर्डिंग वो भी कैलकुलेट कर लो, कौन सी बड़ी बात है। ये ट्राइंगल आपको पता चल चुकी है, यहाँ से ये डिस्टेंस आपको पहले ही पता चल गया क्या है, तो कोई भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं मुश्किल है इसमें, कुछ भी नहीं है बताने वाला। ये देखो, ये थोड़ा 3D वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ सको तो, ठीक है। ये दो रॉड्स हैं, जो ये बिल्कुल 1D फिगर है, ये 1D फिगर है, एक वायर के साथ ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये दो वायर्स हैं जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है, ग्राउंड या सरफेस के ऊपर पड़ी हैं, और ये जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन है ये 1D, लेकिन बिल्कुल 1D है, मतलब वायर के साथ ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। दोनों सेमी सर्कल जो दिखाई दे रहे हैं वो सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं, उन दोनों के रेडियस कितने हैं, r, और जो आपकी वायर ये बीच में लेंथ नज़र आ रही है उसका रेडियस, उसकी लेंथ कितनी है, πr, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बताना है कि टेबल से कितनी ऊपर लाई करेगा ये स्ट्रक्चर, अगर टेबल पे पड़ा है तो टेबल से कितनी ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ये आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप देखो ज़रा इसको किस तरह से हम करेंगे, अप्रोच क्या होगी हमारी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता चल गया कहाँ होगा, वो तो टेबल पे ऊपर ही होगा। इसका सेंटर ऑफ मास भी टेबल के ऊपर ही होगा। कहाँ होगा वो आपको बड़े अच्छे से पता है, बिल्कुल रॉड है, आधी होगी, πr/2 और πr/2 पे होगा वो, ठीक है। तो बिल्कुल आधे आधे डिस्टेंस पे होगा, लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा टेबल से। अब यहाँ पे तो सब स्क्रीन पे ही बन रहा है ना, अब यहाँ पे तो सब स्क्रीन पे ही बन रहा है, लेकिन ये मास थोड़े ऊपर हैं, ठीक है। और इन दोनों सेंटर ऑफ मास, ये जो मैं आपको लिख देता हूं इसको, C1 C2 टेबल पे हैं, C3 C4 टेबल से ऊपर हैं। और टेबल से कितनी ऊपर हैं ये भी आपको पता है, टेबल से कितनी ऊपर है, वेरी सिंपल, टेबल से कितनी ऊपर हैं, ये दोनों हैं 2r/π ऊपर, 2r/π ऊपर हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे खाम का कॉम्प्लिकेट नहीं करना प्लीज़।
इन दोनों का एक मास बनेगा यहाँ पे, इन दोनों का एक स्ट्रक्चर, इन दोनों का एक आएगा आंसर। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2r, इन दोनों का बीच का गैप कितना है 2r, और ये दोनों C3 और C4 टेबल से ऊपर है, मतलब मैं वो पॉइंट नहीं बना पा रहा हूं। क्यों नहीं बना पा रहा हूं? क्योंकि वो स्क्रीन पे बनेगा नहीं, वो तो स्क्रीन से ऊपर है। मैं यहां पे साइड पे दिखाता हूं कि यार ये जो दो पॉइंट हैं कौन से, C2 और C3, इसको मैं C12 नाम दे देता हूं जानबूझ के। क्या मतलब C12 का मतलब क्या होगा कि C1 और C2 के जो सेंटर ऑफ मास आया वो यहाँ आएगा, और C3 और C4 का कहाँ आएगा, वो ऊपर आएगा। ऊपर मतलब स्क्रीन से ऊपर आएगा, जो मैं स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ शो कर देता हूँ। ये आ गया आपका C12, ये आ गया आपका C34। ठीक है, 3 और 4 का ये टेबल से ऊपर है, ये टेबल के सरफेस पे नहीं है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है आपको समझ आना चाहिए, दैट इज 2r अपॉन पाई, 2r अपॉन पाई। और नेट जो टेबल के ऊपर रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि वो सरफेस से इतना ऊपर आएगा सेंटर ऑफ मास इन दोनों का। मतलब ये टोटल 4 मासिस थे, 4 के हमने 2 बनाए, 2 का फिर 1 बनाया, और जो एक आंसर आया वो आंसर आएगा r बाई पाई, और यही इसका आंसर है। सिर्फ स्ट्रक्चर देखने में मुश्किल था, कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं थी। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसकी हेडिंग डाल लो आप अपने पास, कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम्स हुआ कि जो एक बड़ा सा, अभी तक क्या था कि दो तीन बॉडीज़ को आप जोड़ रहे थे साथ में, अब आप बॉडीज़ को काट के उसके बीच में से निकालोगे, तो फिर हम क्या करेंगे उसको सीखना है हमने। अब जैसे ये एक बड़ा स्क्वायर था, ये एक बड़ा स्क्वायर था जिसके चार पार्ट किए हुए थे, जिसमें से येलो पोर्शन को हमने काट दिया है। मतलब कि अल्टीमेटली अब ये कितना पोर्शन बचा है, इतना, ऐसा 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 पोर्शन बचा है। अब इसकी हमने इस पोर्शन का हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है कि वो सेंटर ऑफ मास कितना होगा। इसके लिए एक टेक्निक है जो हमने सीखनी है, अच्छे से सुनना जो मैं बोलूँगा। ये जो स्क्वायर है ये एक 2D बॉडी है, सिग्मा यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। हम क्या करेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसको एक स्क्वायर मानेंगे। देखो ऐसा कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर साइड है, याद रखना, ठीक है। सॉरी, ये इसको पूरा स्क्वायर मानेंगे, और एक स्क्वायर ऐसा मानेंगे। ध्यान देना प्लीज। इसकी मास डेंसिटी लिखेंगे सिग्मा, इसकी मास डेंसिटी लिखेंगे माइनस सिग्मा, और बोलेंगे कि ये जब दोनों मिलेंगे प्लस, तो वो क्या बन जाएगा, वही जो मुझे चाहिए। ये बात समझना जरा, इसको मैंने प्लस है, इसको माइनस लिखा है। दिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक। मास डेंसिटी कभी नेगेटिव होती नहीं है, कभी भी नहीं होती, लेकिन आपने इसको पूरा मान लिया ना। पूरा कैसे मान लिया भाई, ये तो है ही नहीं इसके अंदर। तो फिर उसका क्या ऑप्शन निकाला हमने कि हम इसको पूरा मानेंगे, जिसका मुझे बड़े अच्छे से मालूम है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। ये जो पोर्शन इसका है, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये वाला पोर्शन माइनस है ना, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये मुझे मालूम चल जाएगा, अभी कैलकुलेशन करके बता देता हूं आपको। फिर कुछ नहीं, फिर क्या करना है, ये C1 लिखो, ये C2 लिखो, लेकिन इस वाले की जो मैं अभी करके बताता हूं आपको, सब क्लियर हो जाएगा। ये आप पहले इतनी बात समझ लो, ठीक है। इतनी बात C1 C2 समझ लिया, ये डिस्टेंस निकालना मेरे लिए क्रूशल हो गया। बाकी है कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं रहा, मैं बताता हूं। मुझे वो डिस्टेंस की टेंशन है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये डिस्टेंस निकाल लो जरा, ये कितना है टोटल, ये डायगोनल, ये कितना है, बड़ी बात है क्या, ये 2 है, ये 2 है, ये 2√2 होगा। कैसे भाई, पैथागोरस लगा के, और ये √2 हो गया, यानी कि अब C1 और C2 का डिस्टेंस मिल गया मुझे। ये था C1, को सीधा भी बनाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए बता रहा हूं कि भाई C1 C2 ऐसे हैं। ये C2, यहाँ C2 है, यहाँ C1 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, निकाला आपने, अभी निकाला आपने, कितना भाई, ये कितना, √2। ये 2√2 समझ आ गया होगा आपको। √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, सॉरी √2 का
√2 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, पैथागोरस लगाइए, मैं कुछ नहीं बताने वाला इसमें। 2 √2 आ गया, उसका आधा किया तो ये बन गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पता चल गया। अब मैं लिखने क्या वाला हूँ, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में C1 से डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हो, C1 से अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हो इसका, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस, उससे नहीं निकलेगा ये, एक मिनट एक मिनट, देखो ये मैंने कैलकुलेशन करके रख दी पूरी। डिस्टेंस कहाँ से निकालना था मैंने, C1 से। C1 कहाँ पे है, यहाँ O से मैंने इसका डिस्टेंस निकालना था। C1 यहाँ आया, C2 यहाँ आया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया, √2, पूरा 2 √2 था, वो मैंने साइड पे लिख के रखा। अब ध्यान देना ज़रा क्या किया मैंने, बेसिकली यहाँ पे माइनस भी आना था, बेसिकली माइनस आना था, लेकिन जब डिस्टेंस निकाल रहे हो किसी से तो माइनस का कोई रोल नहीं है, कोऑर्डिनेट हम निकाल नहीं रहे। कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम में करना हो तो ये भी माइनस लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने C1 से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो C1 से जब आपने डिस्टेंस निकालना है कि C1 से कितनी दूरी पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा, C1 से कितनी दूरी पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा, वो निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर में क्या लेना था, m2। m2 कितना है, m2 कितना है, सिग्मा इंटू एरिया, इसका एरिया कितना है 4, ये 4 लिख दिया, इंटू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ये हो गया मास m2 इंटू टोटल डिस्टेंस, जैसे हम लगाते हैं फॉर्मूला। लेकिन यहाँ देखो माइनस लिया है नीचे, क्यों, क्योंकि ये माइनस सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस ले सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, लेकिन इस माइनस का कोई यहाँ सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स निकालते, एक्सिस लेके कोऑर्डिनेट्स निकालते, तो फिर आपको माइनस वहाँ पे लेना पड़ना था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए डिस्टेंस जो निकाला हमने वो कितना आया, 2 √2/3। अब ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये पूरी शीट जो है ये बिल्कुल शीट है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होता है शीट है ये मतलब ये हॉलो नहीं है, ये वायर से नहीं बनी हुई है, ये पूरी शीट है जिसको काट के आपने ये शेप दी हुई है। शेड करने का मतलब मेरा ये था कि ये पूरी शीट है, ये लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार सिर्फ फाइंड COM लिख देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा होगा कि दिस इज़ अ प्लेट, ये प्लेट है, मतलब ये 2D फिगर है जिसके अंदर सिग्मा यूज़ होगा। आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ कि अब इसको करोगे कैसे, अब इसका आपने सेंटर ऑफ मास निकालना है, आपको कैसे करना है, कैविटी प्रॉब्लम को यूज़ करके ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहला हमने काम क्या किया, हमने इसको पूरा डिस्क मान लिया जिसका रेडियस कितना हो गया b, और हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि ये जो CM होगा वो यहाँ से नीचे से ऊपर तक कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है ये आपको याद रहना चाहिए, 4r/3π, 4r/3π, ये लो भाई 4r/3π, ये इसका C1 आ गया। और जो ये वाली डिस्क है छोटी जिसको माइनस करना है, ये वाली डिस्क माइनस होनी है, ये वाली, ये माइनस हो गया, माइनस सिग्मा लेना है, इसको ध्यान देना, बड़ा सेम क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं, माइनस लेना है बस, और कुछ नहीं करना है आपने, घबराना नहीं। C2 कहाँ आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, C1 कहीं आपका यहाँ आया, C2 आपका कहीं यहाँ आएगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपने। ठीक है, कहीं पे भी आया वो आप नहीं देखना, अब अंदर बाहर वो नहीं देखने की ज़रूरत है, ना वो पता चल सकता है कभी। ठीक है, कि अंदर आएगा बाहर आएगा कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आपका जो मैंने क्या बोला कि ये जो आएगा, अभी C1 की बात कर रहा हूँ मैं, C2 की बात कर रहा हूँ, इसका वाला C2 डैट विल बी इक्वल टू, C1 यहाँ है कहीं, C2 जो है उसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, नीचे से उसका होगा 4r/3π, ये लो 4r/, उसका भी 4r/3π, इसका भी 4r/3π, कोई मुश्किल नहीं है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब अगर मैं C1 C2 यहां लिख दूं सेपरेट, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करूं, कितना बीच का डिस्टेंस होगा इनका, इसको लिखो C1, इसको लिखो C2, ये मास m1 मान लो, ये मास m2 मान लो, मैं अभी लिखूंगा इसकी कहानी भी। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो है 4/3π, कॉमन ले ले, b माइनस ए, बी बड़ा लिया था ना आपने, तो b माइनस ए, ये आ गया इसका डिस्टेंस, इन दोनों का कोई बड़ी बात नहीं है इसके बीच में। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस आपको मालूम है हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आप L मान लो चाहे अभी,
ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ पूरी कैसे करनी है, आप करना है इसकी कैलकुलेशन पूरी। मैं क्या करूँगा इसके अंदर, m1 किसके बराबर हुआ, बड़ा सिंपल, आपको आता है m1 आता है, आपको m2 नहीं, आपको c1 से डिस्टेंस लेना है तो m2 चाहिए, आपको c1 से c2 से c1 से डिस्टेंस चाहिए तो m2 चाहिए, तो m2 किसके बराबर होगा, सिग्मा 4/3। एक मिनट 4/3 क्यों ले रहे हो भाई, क्या लेना है आपने, एरिया, एरिया क्या होता है इसका सेमी सर्कल का, पाई r² अपॉन 2, क्योंकि सेमी है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो पाई r² अपॉन 2 अपॉन सिग्मा पाई इंटू भी करना है, इंटू क्या करोगे, एल, एल मैंने लिख दिया, ये इतना बड़ा है, कैलकुलेशन आप करो, ठीक है, पाई/2 देखो, इंटू क्या करना था यहाँ, एल, पाई/2 b² माइनस सिग्मा पाई a²/2। यस, ये हो गया, सिग्मा कट जाता है हर बार, आपको मालूम है सिग्मा कट जाता है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करो तो सिग्मा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आगे जाके। एल की वैल्यू डाल देना, 4/3 पाई है वो, हाँ 4/3 पाई नज़र नहीं आ रहा, अच्छा इसको पाई लिखो अच्छे से, 4/3 पाई है ये एल की वैल्यू, एल की वैल्यू डालना, पाई भी सारे कैंसिल हो जाने दिख रहे हैं, जो भी रहेगा आंसर मैं नहीं, अगर आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ठहर जाओ, ये आंसर है इसका, ये आंसर है, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी टफ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आंसर आएगा आपका, ठीक है, इसको ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच।